सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन द चैप्टर विच इज़ गोइंग ऑन ऑल्टरनेटिंग करंट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, वी हैव सीन व्हाट इज़ ईएमआई एंड हाउ द ईएमआई इज़ बीन रिलेटेड विद ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वी हैव सीन के ईएमआई इज जस्ट द सोर्स। आज हम उस सोर्स को वी आर गोइंग टू पुट इट इनटू द सर्किट एंड विद द डिफरेंट कंपोनेंट। पहले एक एक कंपोनेंट लगा के देखेंगे, रजिस्टर लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल थ्री इन द सीरीज। और फिर उसका वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दैट। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एनालाइज टुडे इन टुडेज लेक्चर, एसी सर्किट एनालिसिस। ठीक है, वी आर गोइंग टू connect the alternating source along the resistor, along the inductor, along the capacitor individually, and then we are going to observe how what are their voltage drop across them and what is the current flowing through them. Are they in phase, are they out of phase? If the out of phase, why they are out of phase, we are trying to understand all those things. ठीक है, then we are going to study RLC circuits. ठीक है, then we are going to study RLC circuit जहाँ पे हमारा ये तीनों we are going to put all three of them in the series में लगा के then we are going to put them in the oscillating source में रख देंगे, and then we will analyze the voltage drop across resistor, across resistor, across inductor and the across capacitor in the RLC series circuit. ठीक है, that is what we are going to observe, and for this we need to have the good understanding of the phasor analysis. Phasor analysis जो हमने last lecture में देखा था, we are just going to take a quick review of दैट कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें फेजर एनालिसिस की एंड हाउ द फेजर एनालिसिस इज गोइंग टू हेल्प अस। और हमने ये भी देखा था कि डीसी में तो इट इज़ ईजी टू एनालाइज द सर्किट विद द ओम्स लॉ, इट वी इज इक्वल टू आई आर, बट हेयर इट इज़ नॉट ईजी बिकॉज यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होती है अक्रॉस द कंपोनेंट विच इज़ नॉट इन फेज विद द करंट विच इज़ फ्लोइंग इन द सर्किट। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था लास्ट लेक्चर में वी नीड अ डिफरेंट मैथमेटिकल टूल, और वो मैथमेटिकल टूल डेवलप हुआ था विद सम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, बट दैट इज़ नॉट इन आवर स्कोप राइट नाउ। हम लोग सेम उस चीज़ को सेम एनालाइज कर सकते हैं विद फेजर डिफरेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं, फेज डिफरेंस को एनालाइज कर सकते हैं थ्रू द फेजर एनालिसिस। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन टुडेज लेक्चर। ठीक है, वी आर गोइंग टू एनालाइज ऑल थ्री सर्किट्स। ठीक है, थ्रू द फेजर एनालिसिस। फिर हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट थिंग, द पावर। ठीक है, सो बिकॉज हमारे जितने भी अप्लायंसेस चल रहे हैं एंड द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर गेटिंग दैट इज़ ऑल द AC ओनली। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द पावर ऑल्सो, कि हाउ मच एनर्जी दैट वी आर कंज्यूमिंग। तो जो एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, व्हाट इज़ दैट एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज़ दैट एनर्जी, बिकॉज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनर्जी दैट वी आर कंज्यूमिंग इन द DC सोर्स में जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम लोग देखेंगे, जैसे हम लोगों ने करंट में मल्टीपल नोमेनक्लेचर्स देखे थे, हेयर ऑल्सो विल सी डिफरेंट नोमेनक्लेचर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होते हैं वो। तो इसमें भी हम लोग पावर देखेंगे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी द एवरेज पावर, और उसके बाद वी आर गोइंग टू सी द एपरेंट। वो तो तीनों चीज़ें देखेंगे, वो तीनों नोमेनक्लेचर, वन इज़ योर एवरेज, वन इज़ योर RMS। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू सी, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज दिस एपरेंट पावर, व्हाट इज दिस रियल पावर एंड व्हाट इज दिस रिएक्टिव पावर। ठीक है, so that we are going to see, and then lately we are going to see the one device which is called the choke coil and what is the purpose of using the choke coil. ठीक है, so these are the things that we are going to see. तो पहले हम लोग देख लेते हैं, in the last lecture we have studied the phasor analysis. तो phasor analysis की ज़रूरत क्यों पड़ी and how the phasor analysis is going to help us, पहले वो देख लेते हैं। तो बेसिकली हमारा फेजर एनालिसिस की हमारी ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज हमारे को जैसे हमारा ऑल्टरनेटिंग आपका सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स है दैट इज़ बीन कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन, दैट इज़ कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन एंड द डायरेक्शन विद द टाइम। ठीक है, ये पूरा कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन। ठीक है, तो दैट मीन्स आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इट विल कीप ऑन रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये अगर ये मैं देखूँ तो ये तो बहुत लंबी लाइन बन जाएगी, इफ इट्स कीप ऑन रिपीटिंग। सो अगर उसको लीनियर स्केल में अगर मैं देखूँ तो ये तो चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो पूरे स्केल को इट इज़ टू ऑब्जर्व इट इन टू वन फ्रेम, क्योंकि एक फ्रेम में तो ऑब्जर्व करना इसको ईजी नहीं है, क्योंकि चलता जाएगा। अगर मैं ये वाला देखूँ तो यहाँ तो इट इज़ कमिंग फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो दैट मीन्स इट इज़ लाइक अ इनफाइनाइट लीनियर स्केल। तो उसको एक ही पोजीशन पे, अगर मेरे को एक ही पोजीशन पे एनालाइज करना है इन अ सिंगल फ्रेम, सो एक तो वो हेल्प मिलती है मेरे को फेजर डायग्राम को देखने से, और दूसरा मेरे को दूसरी हेल्प मिलती है कि इफ़ यू सी this alternating sources, if you are having one source and then you are having second source, तो if you want to take the resultant of these two sources, अगर आपको इन दोनों का resultant लेना है, ठीक है, at certain point of time आपको इनका resultant, suppose मैंने इस टाइम पे मैं दोनों का resultant लेना है, to get those resultant is a bit difficult to do it in this form of way। ठीक है, वेव के फॉर्म में इसका एनालिसिस a bit difficult हो जाता है। जब हम लोग वेव्स में पढ़ेंगे इंटरफेरेंस वगैरह पैटर्न, तो देयर वी हैव टू ऐड देयर एम्पलीट्यूड, सो वी कैन नॉट ऐड देयर एम्पलीट्यूड डायरेक्टली, तो इट इज़ a bit difficult to add their amplitude in this way। ठीक है, सो अनदर वे इज़ टू ऐड दम वेक्टरली। ठीक है, तो वो किस तरीके से कर सकते हैं, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द फेजर। ठीक है, एक सर्कल के अंदर वी हैव टू कन्वर्ट देम इनटू द फेजर। और वो क्यों कर पाते हैं हम, बिकॉज जो हमारी साइन वेव है दैट यू कैन रिप्रेजेंट इनटू द
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपकी साइन वेव है, सपोज ये लास्ट लेक्चर में देखना, दिस इज फ्रॉम हेयर इट इज स्टार्टिंग, तो लाइक इट इज मूविंग हेयर, दिस इज साइन वेव एंड दिस इज योर पार्टिकल विच इज मूविंग। तो हम लोग ये साइन वेव को यू कैन रिप्रेजेंट इनटू ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, फ्रॉम हेयर इट इज मूविंग, द पार्टिकल इज मूविंग, और दिस इज व्हाट वी कॉल, ये जो पार्टिकल है, ये जो मेरा मूव कर रहा है, दिस इज व्हाट वी कॉल द फेजर। तो अगर मेरी ये इफ आई एम हैविंग वन फेजर दिस, एक अगर ये मेरा फेजर है, दूसरा फेजर मेरा ये हो गया, जितने मर्जी आप फेजर ले आओ और उसका यू कैन ईजिली view them in a single frame or you can do the mathematical analysis with the vector। ठीक है, वेक्टर से आप सिंपल उसका मैथमेटिकल एनालिसिस, आपको कुछ निकालने के लिए बोला जाए कि इफ़ यू वांटेड टू डू द रिजल्टेंट ऑफ दैट, यू कैन ईजिली डू दैट विद द वेक्टर एनालिसिस। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आई एम हैविंग द 3 वेव्स विच इज मूविंग, तो एनालाइज इट इनटू दिस सर्किट इज अ बिट डिफिकल्ट। तो बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ कि ऑल 3 ऑफ देम आर रोटेटिंग विद द सेम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, इट इज ईजी टू एनालाइज। ठीक है, ये इस सर्किट में इट इज ईजी टू एनालाइज, एंड इस सर्किट में अगर मैं देखूँ मेरे को रेड का और ब्लू का मेरे को रिजल्टेंट लेना है, तो आई कैन ईजिली टेक द रिजल्टेंट ऑफ रेड एंड ब्लू। ठीक है, दिस ब्लैक वन इज द रिजल्टेंट ऑफ दैट। तो दैट इज वी कैन डू इट विद द वेक्टर एनालिसिस। जो हमने वेक्टर टू वेक्टर्स मेक देयर इज अ डिफरेंस इन एंगल बिटवीन देम, सो यू कैन टेक द एनालिटिकल जो स्टडी करी थी हमने वेक्टर एनालिसिस की पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दैट, जो कि हमारा जो ब्लैक वाला है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज 2 वेक्टर। सो दैट इज़ वाई द फेजर एनालिसिस इज़ बीन इंपॉर्टेंट टू अस। तो वो एक कॉम्प्लेक्स वेव एनालिसिस को, कॉम्प्लेक्स वेव स्ट्रक्चर, वेव मोशन को इट कैन कन्वर्ट इट इनटू अ सिंपल वेक्टर 2D मोशन में कन्वर्ट कर देता है। वेव भी 2D में है, बट इट इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स टू एनालाइज दैट मोशन। ठीक है, सो दैट इज़ हेयर ऑल्सो वी आर गोइंग टू डू। तो हमारा यहाँ पे भी AC में जो होता है, हमारा AC में हमने देखा था कि सोर्स इज़ योर सोर्स, जो हमारी थी सोर्स इज़ योर ऑसिलेटिंग सोर्स, हमने देखी थी सोर्स इज आर ऑसिलेटिंग सोर्स, एंड द सोर्स जो हमने देखी थी, देयर आर 2 ways टू जनरेट द ऑसिलेटिंग सोर्स, वन इज द LC ऑसिलेशंस, ठीक, अनदर वे इज आर रोटेटिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमने 2 तरीके से देखी थी। सो हमारी जो सोर्स है अगर वो ऑसिलेटिंग है, सपोज योर E इज E0 sin omega t, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी गेटिंग द करंट इन द सर्किट एंड द करंट विल ऑल्सो कम आउट ऑसिलेटिंग, दैट इज I0 sin omega t प्लस phi। ठीक है, अगर ये आपका कुछ phi है, ठीक है, देयर इज सम फेज डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है, देन यू कैन नॉट सिंपली ऐड देम, जो कि हम अगर यहाँ पे आपका phi 0 है, देन यू कैन सिंपली ऐड देम नॉर्मल आपका एल्जेब्रिक एडिशन से कर सकते हो, अगर आपको कोई भी वेक्टर, अगर इसका कोई भी रिजल्टेंट चाहिए। इफ देयर इज अ phase difference between them, then you cannot simply add them algebraically, you have to do it vectorally, and that is what we will do it in the phasor analysis। और ये जो situation आती है, because there is a phase difference between I and E that comes up in your एनालिसिस, ठीक है, हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर में, रजिस्टर तक ठीक रहता है हमारा सिंपल एल्जेब्रिक एनालिसिस जो हमारा ओम्स लॉ वाला होता है वो चल जाता है, बिकॉज मेरा वहाँ पे इनिशियल फेज डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये 3 चीज़ें हैं, जब भी मैं ये 3 चीज़ें बोलूँ तो इसका बैक ऑफ द माइंड ये सोचना, जब भी मैं रजिस्टर बोल रहा हूँ तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, एक मैकेनिकल एनालॉजी से विजुअलाइज ईजी हो जाएगा। इंडक्टर जब मैं बोलूँगा इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इनर्शिया, ठीक है, कुछ भी बड़ा सा मतलब हैवी वेट ले लो, चाहे फ्लाई व्हील ले लो, तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इनर्शिया। और जब भी मैं कैपेसिटर बोल रहा हूँ तो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इलास्टिसिटी। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द इलास्टिसिटी। तो रजिस्टर इज़ रिप्रेजेंटिंग द फ्रिक्शन, ठीक है, इंडक्टर इज हैविंग द इनर्शिया एंड द कैपेसिटर इज हैविंग द इलास्टिसिटी। ये बैक ऑफ द माइंड रखोगे ना, व्हेन वी एनालाइज द RLC सर्किट, तो इट विल बी क्वाइट ईजी। जब हम इनका इंडिविजुअल एनालिसिस भी करेंगे इट विल बी क्वाइट ईजी, और फिर आपको एक इंट्यूशन भी मिल जाएगा कि वाई द करंट इज लीडिंग, वाई द वोल्टेज इज लीडिंग, इफ यू हैव दीज थिंग्स इन माइंड, फ्रिक्शन, इनर्शिया एंड योर इलास्टिसिटी। ठीक है, सो नाउ वी विल मूव इन टू अवर लेक्चर। सो हम देखते हैं AC सर्किट। सो रजिस्टर जब हमारा व्हेन यू आर कनेक्टिंग ऑसिलेटिंग EMF, व्हेन यू आर कनेक्टिंग विद द रजिस्टर के साथ आप कनेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे ही हमने इसको रजिस्टर के साथ कनेक्ट किया, करंट आई इज फ्लोइंग, तो यहाँ पे हमारा जो करंट आई है, जैसे ही आपने कनेक्ट किया देयर इज नो टाइम लैग। ठीक है, सेम टाइम से आई एम हैविंग द जो मेरा करंट आएगा, आई विल बी गेटिंग I0 sin omega t, देयर इज नो टाइम लैग हेयर। तो इट इज ऑल्सो बीन रोटेटिंग विद द ओमेगा टी से रोटेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो बोथ हैव बीन रोटेटिंग विद द सेम ओमेगा से, तो सेम रोटेट कर ही रहे हैं, और इन दोनों में कोई फेज डिफरेंस भी नहीं है। ठीक है, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन माई E0 एंड I0। ठीक है, देयर इज नो फेज डिफरेंस। तो यहाँ पे दिस इज माई साइन वेव फॉर E, ठीक है, एंड दिस इज माई साइन वेव फॉर I। ठीक है, तो ये दोनों दे विल बी रीचिंग द मैक्सिमम एट सेम पॉइंट, दे विल बी रीचिंग द मिनिमम एट द सेम पॉइंट, एंड दे हैव बीन रोटेटिंग विद द सेम, दोनों के फेजर दे आर इन द सेम लाइन। ठीक है, दे हैव बीन रोटेटिंग लाइक दिस ओनली। ठीक है, दोनों फेजर मेरे ओवरलैप कर रहे हैं यहाँ पे, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द इंडक्टिव सर्किट। सो यहाँ पे जब फेज डिफरेंस नहीं है तो यू कैन सिंपली डू द ओम्स लॉ में, या फिर आपका सिंपल अपना एल्जेब्रिक एनालिसिस से काम चल जाएगा। ठीक है, व्हेनेवर देयर इज अ फेज डिफरेंस देन यू कैन नॉट डू इट विद अ नॉर्मल एनालिसिस, यू हैव टू अप्लाई द वेक्टर एनालिसिस और द फेजर एनालिसिस। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने देखा ईएमएफ और आपका जो करंट है दे आर इन द सेम फेज, इन दोनों के फेजर जो है पैरेलल है, आपके दोनों के फेजर आर पैरेलल एंड दे रोटेट टुगेदर, दोनों साथ में रोटेट करते हैं, ठीक है। और दोनों, और हमेशा हम जो एनालिसिस कर रहे हैं इसी सर्किट्स का, हमारा ओमेगा इज कांस्टेंट, ठीक है, ओमेगा चेंज नहीं कर रहा, हमारा ओमेगा कांस्टेंट है। तो दे आर, अगर ये यहाँ से दे बोथ आर रोटेटिंग विद द ओमेगा, ठीक है। एंड जो इनकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, सो यहाँ पे हमारा जो फेजर में हमने देखा था, फेजर में दिस वैल्यू इज योर इंस्टेंटेनियस, दिस वैल्यू इज योर, ये जो फेजर होती है दैट इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू। एंड इसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है, ये जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा दैट इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एट दैट टाइम, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। सेम वे अगर मेरे को ये आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे भी मेरे को ई नॉट पीक वैल्यू दे रहा है, अगर मेरे को इसका इफ आई हैव टू टेक आउट, if I have to find out its instantaneous value, I have to take its vertical projection. So this is my instantaneous value, that is I naught sin omega t, ठीक है, theta is omega t. And same way here, और अगर it is rotating here, तो after some time it will be coming up here. This is my I naught and this is my E naught, ठीक है, it will come up here. तो फिर इसका vertical projection will come up here, ठीक है. So that is what the vertical projection is, the instantaneous value, right? So हमारा रजिस्टर वाले केस में ईजी है, कोई इशू नहीं है रजिस्टर वाले केस में. Now we are going to study the इंडक्टर वाला केस. ठीक है, विल लुक इनटू द इंडक्टर वाला केस. तो इंडक्टर वाले केस में एक इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो इंडक्टर वाले केस में मैंने बताया था ना, जब भी इंडक्टर हुए तो उसको एनालाइज कर लो कि इट इज़ हैविंग या तो बहुत बड़ा डोर है, ठीक है, वेरी हैवी डोर इज़ देयर. तो हैवी डोर है, आपने पूरी की पूरी फोर्स लगा दी बट ये मूव नहीं करेगा, ठीक है, आपने पूरी की पूरी फोर्स लगा दी. फोर्स का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट करो कि पुश से, पुश क्या हो रहा है आपका, वोल्टेज, ठीक है. इसकी वजह से जो आपने पूरी की पूरी यहाँ पे फोर्स लगाई, बिकॉज ये इतना हैवी है, ये एकदम मूव नहीं करेगा, धीरे 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 जाके ये एकदम से फास्ट मूव करेगा, ठीक है. सो दैट मीन्स आपने इनिशियली पूरी फोर्स लगा दी, इनिशियली पूरी वोल्टेज लगा दी, बट आपका जो करंट है, जो मोशन हो रहा है इसका डोर का, दैट इज़ नॉट मैक्सिमम right after you are applying the force. So there's a time lag. So same way यहाँ पे आपने फोर्स लगाई, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल टेक इट्स मैक्सिमम मोशन जो होगा इसका, इट विल टेक सम टाइम, वो जो टाइम लैग होगा. सो दैट कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंटेड इन अ वे इन द इंडक्टर ऑल्सो. इंडक्टर में भी हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि आपने पूरा का पूरा पूरी की पूरी वोल्टेज लगा दी, बट द करंट विल नॉट गो टू मैक्सिमम राइट अवे, ठीक है. इट विल टेक टाइम, देयर विल बी टाइम लैग टू रीच द करंट टू मैक्सिमम, ठीक है. तो दैट इज व्हाट हियर यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि हमारा वोल्टेज लीड द करंट. आपका वोल्टेज पहले मैक्सिमाइज हो रहा है, करंट बाद में आके मैक्सिमाइज होगा, ठीक है. तो इसको एनालाइज करने का जो मैंने बताया था, तो बिग फ्लाई व्हील इसको कंसिडर कर लो या एक हैवी डोर कंसिडर कर लो. बहुत बड़ी सी डोर, आपने यहाँ पे इसको पुश किया तो पूरी की पूरी फोर्स लगा दी, बट ये जो इसका मोशन, जो मैक्सिमम स्पीड का जो मोशन होगा वो राइट अवे नहीं होगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है. सो यहाँ पे फोर्स को आई एम रिप्रेजेंटिंग इट विद अ पुश, दैट इज अ वोल्टेज डिफरेंस, दैट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस. सो सेम वे यहाँ पे भी इफ़ यू एनालाइज इट, एनालिटिकली एनालाइज करते हैं इसको, इंट्यूशन तो ले लिया हमने, अब इसको वी आर, और इंडक्टर को जैसे मैंने बताया इट इज़ एन इनर्शियल एलिमेंट, ठीक है. इसको एज एन इनर्शिया और द स्टबर्न एलिमेंट, ठीक है. तो वो अपने आप को एकदम से चेंज उसको पसंद नहीं है, ठीक है. चेंज होगा तो इसको अपोज करेगा, तो इट इज़ काइंड ऑफ ए स्टबर्न एलिमेंट और अ वेरी हाई इनर्शिया इनटू इट. तो यहाँ पे जैसे ही आपने इसको सोर्स ईएमएफ लगाई, तो द करंट इज ट्राइंग टू रश थ्रू, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू लेट इट ग्रो. तो इसमें बैक ईएमएफ जनरेट होगा एज वी हैव डिस्कस्ड बिकॉज ऑफ लेंस लॉ, ठीक है, बिकॉज ऑफ ईएमआई, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. बैक ईएमएफ जनरेट करेगा, फिर धीरे धीरे करंट मेरा मैक्सिमाइज होगा. तो यहाँ पे आपकी राइट इंस्टेंट पे एकदम से आपकी वोल्टेज तो मैक्सिमम हो गई, बट करंट थोड़े टाइम बाद होगा. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देयर इज़ अ टाइम लैग. सो दैट बिकॉज ऑफ दैट टाइम लैग, अब बिकॉज ऑफ उस टाइम लैग की वजह से ही वी कैन नॉट डू द, यहाँ पे हमारे को फेजर एनालिसिस का यूज़ करना पड़ेगा. वी कैन नॉट गो विद द नॉर्मल एनालिसिस, ठीक है, दैट टाइम लैग की वजह से. अब हम एनालिटिकली एनालाइज करते हैं कि वो टाइम लैग कितना है या फेज लैग कितना है उसमें, ठीक है. तो यहाँ पे हम इसके अंदर इफ़ वी अप्लाई द किरचॉफ लॉ, तो हमारा जो ई आ जाएगा, ई माइनस एल डॉट टी आई बाई डी टी, इट इज़ नथिंग बट इक्वल टू जीरो. तो आपका ई आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू डी, ई कम्स आउट टू बी इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ठीक है. अब इसको डी टी को इधर ले जाओ एंड देन इंटीग्रेट बोथ द साइड्स. आपका आई आ जाएगा माइनस ई बाई एल, साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट किया, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाय ओमेगा, ठीक है. अब यहाँ पे दिस इज, यू कैन, इसको हम लोग यहाँ पे आ जाएगा, इंटीग्रेट करने के बाद ये आ गया कॉस ओमेगा टी प्लस सी आ गया आपका यहाँ पे, ठीक है. दैट इज़ योर कॉन्स्टेंट, ठीक है. नाउ विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सी. तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सी की वैल्यू निकालने के लिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सी, विल फाइंड आउट द एवरेज ऑफ दिस, ठीक है. हमारा ये राइट नाउ दिस इज योर फंक्शन, जो हमारा फंक्शन होता है एफ एक्स, दिस एफ एक्स इज द फंक्शन. तो आपका करंट का फंक्शन ये है. नाउ विल फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट, ठीक है. एवरेज वैल्यू निकालते हैं. तो एवरेज वैल्यू मुझे पता है, ठीक है. एवरेज वैल्यू फॉर दिस
comes out to be जो करंट होगा इसमें तो उसकी एवरेज वैल्यू वी नो वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, एवरेज वैल्यू विल ऑलवेज फॉर दैन साइनसॉइडल वेव इट विल ऑलवेज बी जीरो, ठीक है, एवरेज वैल्यू विल बी जीरो फॉर द टाइम पीरियड 0 to 2 पाई, 0 to 2 माई एवरेज वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है। तो विल फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होती है 0 to 2, ये आपका फंक्शन हो गया यहाँ पे, यू पुट दिस वैल्यू ऑफ फंक्शन इनटू dt डिवाइडेड बाय टोटल 0 से t टाइम पीरियड में, ठीक है। नाउ यू फाइंड आउट, अपने आई की वैल्यू रख दी यहाँ पे, यू जस्ट पुट द वैल्यू, आप इसको इंटीग्रेट करोगे आप, ठीक है, इसका आ जाएगा आपका साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, तो दिस विल कम्स ओमेगा स्क्वायर, माइनस रहेगा बिकॉज कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है साइन होता है, तो माइनस ई नॉट ओमेगा स्क्वायर एल साइन ओमेगा टी प्लस सी टी, ठीक है, इसके साथ एक टी और आ जाएगा बिकॉज वी आर इंटीग्रेटिंग। नाउ यू पुट द वैल्यू टी हेयर, तो यहाँ पे टी रख दो और या ओमेगा को यू कैन राइट इट डाउन 2 पाई बाई टी, टी से टी कैंसिल, साइन 2 पाई आपका जीरो हो जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करोगे, नाउ यू विल गेट द वैल्यू 1 बाई टी सी टी, ठीक है, 1 बाई टी सी टी, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो आई एवरेज आई नो इट इज़ नथिंग बट जीरो फॉर साइनोसाइडल वेव, ठीक है, दिस इज जीरो, तो मेरा सी की वैल्यू कम्स आउट टू बी जीरो हेयर। नाउ यू पुट द वैल्यू सी जीरो हेयर, तो आपके पास यहाँ पे करंट आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू माइनस ई नॉट बाई ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, कॉस ओमेगा टी को आई कैन राइट इट डाउन, कॉस ओमेगा टी को यू कैन राइट इट डाउन साइन पाई बाई टू माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो कॉस ओमेगा टी को माइनस सॉरी साइन पाई बाई टू माइनस कॉस माइनस ओमेगा टी, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया हमने, और यहाँ पे माइनस है, इसको माइनस को अगर मैं अंदर ले जाऊँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब आप इससे कंपेयर करो, ठीक है, इस वाली हमारा जो ये था ई नॉट साइन ओमेगा टी से अगर हम कंपेयर करेंगे ई नॉट साइन ओमेगा टी से, तो वी कैन सी हमारा जो करंट है दैट इज लैगिंग पाई बाई टू, ठीक है, हमारा करंट इज लैगिंग एट टाइम टी इजिकल टू जीरो पे, इफ़ यू सी दिस इज योर इनिशियल फेज, तो अगर आपका दिस इज योर इनिशियल वोल्टेज, सो योर करंट इज दिस, ठीक है, दैट इज लैगिंग बिहाइंड पाई बाई टू, ठीक है, दैट इज लैगिंग बिहाइंड पाई बाई टू लैग कर रहा है, ठीक है, दैट इज लैगिंग बिहाइंड पाई बाई टू, सो दिस इज योर करंट, दिस इज योर ई, सो इन द इंडक्टर सर्किट दिस इज द इन द इंडक्टर सर्किट योर वोल्टेज लीड्स पाई बाई टू फ्रॉम करंट, ठीक है, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन इट इंट्यूशनल से भी देख लिया था हमने। अगर आप हैवी डोर को कंसिडर करोगे, आप फ्लाई व्हील को आप पुश पूरा करोगे, बट आपका मैक्सिमम जो करंट पहुंचेगा, मैक्सिमम जो फ्लो पहुंचेगा, जो मोशन पहुंचेगा, दैट विल टेक सम टाइम, और वो लैग जो हमने देखा यहाँ पे हमारा आ रहा है पाई बाई टू, ठीक है। नाउ इसको देखें तो दिस वैल्यू अगर हम इसको कंपेयर करें, इसको वी कैन राइट इट डाउन इज योर पीक वैल्यू ई नॉट, ठीक है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, दैट इज योर इनिशियल फेज, और ये मेरा आई नॉट आ गया, ठीक है, करंट एम्पलीट्यूड आ गया आपका, ठीक है, तो करंट एम्पलीट्यूड आपने लिख दिया ई नॉट बाय दिस, और ये क्या होता है आपका, दिस इज नथिंग बट योर रिएक्टेंस, ठीक है, एक्सेल, ठीक है, वी कैन राइट जैसे हमारा होता है ना ई इज इक्वल टू सॉरी आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, ठीक है, सो दैट इज़ वट, अगर मैं यू अप्लाई ई नॉट, यू अप्लाई द ई नॉट वोल्टेज, ठीक है, जो मैक्सिमम थी, जो पीक थी, एंड फाइनली यू गॉट द आई नॉट करंट, ठीक है, एंड दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन को हटाने के लिए दैट विल कम, दैट इज योर एक्सेल, ठीक है, और जो हमारा ओम्स लॉ में दैट कम्स आउट टू बी रेजिस्टेंस, हियर इट इज माई रिएक्टेंस, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ दैट इज एक्सेल कम्स आउट टू बी इक्वल टू दैट इज ओमेगा इंटू एल, ठीक है, हियर इट इज डिपेंडिंग अपॉन योर इंडक्टेंस एंड इट इज डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो, ठीक है, सो दिस इज एक्सेल is equal to omega L, it is nothing but the resistance offered by my inductor, right? So that is your inductor. नाउ हमने देखा यहाँ पे वोल्टेज एंड करंट आर आउट ऑफ फेज, और कितना आउट ऑफ फेज है, दैट इज पाई बाई टू, ठीक है, और 2 पाई जो होता है आपका टी होता है, और यहाँ पे तो दैट मीन्स अगर टाइम में देखूँ तो पाई बाई टू फेज का मतलब हो गया आपका टी बाई फोर आउट ऑफ फेज है, ठीक है, टी बाई फोर आउट ऑफ फेज है, तो अगर मैं देखूँ करंट वोल्टेज, दिस इज माई वोल्टेज एंड दिस इज माई करंट, ठीक है, तो माई वोल्टेज इज रीचिंग मैक्सिमम टी बाई फोर, पहले यहाँ से पहुँच रहा है, तो इन दोनों के बीच में द फेज डिफरेंस इज टी बाई फोर, ठीक है, इन दोनों के बीच में द फेज डिफरेंस इज टी बाई फोर, तो इसकी वैल्यू जो पीक पहुँच रही है मेरी, और इसका जो पीक पहुँच रहा है, इट इज़ कमिंग अप हेयर, जो मेरा करंट का पीक आ रहा है और जो वोल्टेज, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट टी बाई फोर का डिफरेंस है मेरा, ठीक है, सो दैट इज व्हाट द क्वार्टर साइकिल, राइट। Now here we have seen voltage leads the current by 90 degree, voltage peaks earlier, ठीक है, and now phase difference is your pi by 2 and your time difference is your t by 4, right। अब डीसी में हमारा क्या होता है, एक्सेल इज नथिंग बट योर ओमेगा एल, और डीसी में क्या होती है, वी इज ओमेगा इज इक्वल टू जीरो, तो दैट्स वाई योर एक्सेल इज जीरो इन योर डीसी, इंडक्टर हैज़ नो रेजिस्टेंस इन योर डीसी सर्किट एट इन द स्टडी स्टेट कंडीशन, ठीक है, इनिशियली तो करंट बिल्डअप में टाइम लगता है, बट इन स्टडी स्टेट माई रेजिस्टेंस इज जीरो, तो इट वर्क्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ओमेगा क्योंकि मेरा जीरो हो जाता है। नाउ एक्सेल डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, ठीक है, ओमेगा है ना मेरा यहाँ पे, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। So here if you observe it, so that's how the phasor diagram of it, ये आपका this blue one is your I, blue one is your voltage and red one is your current, so you can see voltage is leading
जैसे जैसे फॉर द होल साइकिल, ठीक है, जिस तरीके से चलता रहेगा, नाउ योर वोल्टेज इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, ठीक है। पूरे इसको, बिकॉज आपका ये तो साइन वेव कंटिन्यूस चलता रहेगा ना ऐसे, और सेम वे आपका ये वेव चलती रहेगी, ठीक है। तो इसको पूरे को हम सिंगल एक फ्रेम में एनालाइज कर सकते हैं विद द फेजर, ठीक है। एंड हाउ here if you see this is your voltage phasor and this is your current phasor, and see it is always leading 90 degree, ठीक है, that is always leading 90 degree. now एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब थोड़ा स्टडी करते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस को, ठीक है। इंडक्टिव रिएक्टेंस हम क्वालिटेटिवली वी आर सेइंग कि ये हमारा इंडक्टर कितना अपोज कर रहा है एसी को, ठीक है। एसी को जो चेंजिंग ईएमएफ है उसको कितना अपोज कर रहा है, चेंजिंग करंट को मेरा कितना अपोज कर रहा है, दैट इज व्हाट माय इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो हमारी आई थी एक्सएल कम्स आउट टू बी ओमेगा एल, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। अब इसको थोड़ा हम इंट्यूशन लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कर रहा है। ओमेगा का मतलब क्या है, आपका करंट इज फास्ट चेंजिंग, ठीक है। अगर मेरा ओमेगा हाई है दैट मीन्स आपका बहुत फास्ट करंट चेंज हो रहा है, अगर आपका ओमेगा स्लो है तो बहुत धीरे धीरे आपका करंट चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स आपका अगर फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा आपका बहुत हाई है, दैट मीन्स कि बहुत तेज करंट फ्लो हो रहा है, तो जल्दी से आपका बैक ईएमएफ, बिकॉज चेंज को अपोज करता है ना आपका इंडक्टर, तो आपका जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, तो मेरे बैक ईएमएफ भी जल्दी जल्दी फास्ट बनेगी, ठीक है। सो दैट मीन्स आपका जितना ज़्यादा ओमेगा होगा आपकी बैक ईएमएफ भी उतनी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। बैक ईएमएफ भी उतनी ज़्यादा होगी, उतना ही उसको अपोज करेगा, बिकॉज चेंज को अपोज करना, और यहाँ पे चेंज मेरा फास्ट हो रहा है, ठीक है। चेंज आपका बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है। तो हाउ फास्ट इज द करंट इज ट्राइंग टू चेंज, हाई ओमेगा मीन्स बहुत फास्ट चेंज हो रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ईएमएफ जनरेट हो रही है आपकी, बिकॉज बहुत फास्ट चेंज हो रहा है आपका। एल जो है आपका इंड्यूस ईएमएफ क्या होती है आपकी, जो बैक ईएमएफ होती है दैट इज एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, तो जितना बड़ा आपका इंडक्टेंस होगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर पाएगा, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा उतना ज़्यादा वो बैक ईएमएफ जनरेट कर पाएगा। लार्ज ईएमएफ मीन्स, लार्ज एल मीन्स मोर ईएमएफ एंड द मोर अपोजिशन, सो दैट्स वाई आपका एल ज़्यादा है या ओमेगा ज़्यादा है तो आपका एक्सएल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें आई नॉट जो है आपका, जो हमने देखा था पीक करंट जो है दैट इज ई नॉट बाई ओमेगा एल, अगर आप हाई फ्रिक्वेंसी है तो दैट मीन्स दिस वैल्यू इज़ वेरी हाई, तो आपका आई नॉट इज़ वेरी लो, और आपकी लो फ्रिक्वेंसी है देन लो फ्रिक्वेंसी मतलब कि आपके बहुत फास्ट इट इज़ चेंजिंग, ठीक है, दैट इज़ योर लो फ्रिक्वेंसी। और हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स इट इज़ स्लोली चेंजिंग। तो अगर आपका ये इट इज़ हाई फ्रिक्वेंसी, अगर ये वाली फ्रिक्वेंसी है देन इट विल ब्लॉक दैट हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। जो इंडक्टिव सर्किट्स होते हैं दैट विल ब्लॉक दैट हाई फ्रिक्वेंसी, और ये आपकी लो फ्रिक्वेंसी जो है इन दैट इट विल अलाउ, ठीक है। तो लो फ्रिक्वेंसी है आपका, तो दिस विल बी हाई वैल्यू, तो करंट विल बी वेरी हाई, सो हाई करंट मीन्स इट इज़ गोइंग टू allow my low frequencies। तो अगर हम देखें तो इट इज़ वर्किंग लाइक इट ब्लॉक द हाई फ्रिक्वेंसी एंड इट इज़ अ लो पास फिल्टर, ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी फिल्टर है, ठीक है, इट परमिट्स द लो फ्रिक्वेंसी, राइट। सो नाउ वी विल सी द कैपेसिटेंस, ठीक है। सो कैपेसिटेंस का हमने देखा था, इट कैन रिलेट इट एंड इन बैक ऑफ माइंड इट्स काइंड ऑफ अ इलास्टिसिटी, ठीक है, इट काइंड ऑफ अ इलास्टिसिटी। तो आपने इलास्टिक रबर देखी होगी, रबर को आप, या स्प्रिंग है, स्प्रिंग को अगर आप एकदम से पुश करो, ठीक है, इफ़ यू पुश दिस स्प्रिंग तो वो बहुत जल्दी पुश हो जाएगी, ठीक है, मोशन एकदम से स्टार्ट हो जाएगा इसका, पर धीरे धीरे इसका मोशन धीरे होता रहेगा, बिकॉज यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती रहेगी। तो इलास्टिसिटी का मतलब यही हो गया ना, आपने यहाँ पे पुश करा, तो अब जैसे ही आपने पुश किया, जैसे हल्का सा भी पुश किया तो इट इज़ गोइंग टू रीच इट्स मैक्स, तो नाउ द मोशन इज़ मैक्सिमम, ठीक है। जरा से आपने फोर्स पुश किया, इसका मोशन विल बी मैक्सिमम, पर धीरे धीरे जाके इसका वंस इट विल रीच इट्स, इसके पास धीरे धीरे इसका मोशन कम होता रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स विल बी डेवलपिंग हियर। तो वन वे इज टू एनालाइज दिस। अनदर वे जो इसका होता है कैपेसिटर्स का, अगर हमें कैपेसिटिव इंडक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का एनालिसिस करना है, जस्ट ट्राई टू कंसिडर इट लाइक अ वाटर टैंक की तरह कंसिडर करो। ये वाटर टैंक है, यहाँ पे मेरा नीचे द होल इज़ ओपन, यहाँ से पानी जाएगा। अब जब इनिशियली जब ये पानी जा रहा होगा तो कोई ये पानी को अंदर जाने से फ्लो, जब ये इनिशियली तो फुल पानी जा रहा होगा, हाई स्पीड से अपना पानी जा रहा होगा, बट धीरे धीरे जाके ये पानी जो जा रहा होगा, या यहाँ से जैसे जैसे बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा ना, जैसे जैसे पानी भरता जाएगा प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, तो प्रेशर बिल्डअप होगा तो इसको एक अपोजिंग फोर्स मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अपोजिंग फोर्स मिलेगी, अपोजिंग प्रेशर मिलेगा, तो यहाँ पे ये फ्लो इसका धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो दैट इज़ व्हाट द कैपेसिटिव इंडक्टेंस। सो आपका इनिशियली फ्लो पूरा है, द फ्लो इज इनिशियली फुल एंड योर फ्लो इज फुल, बट योर यहाँ पे अपोजिशन मीन्स यहाँ पे आपका जो इसको अपोज करने के लिए जो फोर्स होगी या प्रेशर होगा दैट इज जीरो, बट धीरे धीरे आपका प्रेशर बिल्डअप हो रहा है एंड देन ये दिस विल कम्स आउट टू बी, जो आपका फ्लो है दैट विल बी जीरो। तो इसको इस तरीके से देखो कि आपका जैसे कैपेसिटेंस में कि योर करंट इज फ्लोइंग वेरी फास्ट, करंट आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, इन दैट इनिशियली द करंट इज फ्लोइंग टू द मैक्सिमम, बट वोल्टेज इज जीरो, वोल्टेज बिल्डअप नहीं हुआ है, बट धीरे धीरे वोल्टेज बिल्डअप हो रहा है। जब वोल्टेज मैक्सिमम हो गया तो आपका करंट विल बी जीरो। तो दैट मीन्स करंट यहाँ पे मैक्सिमम हो गया और वोल्टेज लेटर ऑन मैक्सिमम हो रहा है, ठीक है। करंट आपका मैक्सिमम है यहाँ पे एंड वोल्टेज विल बी कमिंग अप मैक्सिमम लेटर ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें तो माई करंट इज लीडिंग, करंट मेरा लीड कर रहा है वोल्टेज से, ठीक है। हियर द करंट विल बी लीडिंग। सो
करंट, इफ़ यू एनालाइज, करंट इज अ फ्लो एंड वोल्टेज इज अ प्रेशर एट द बैक. तो प्रेशर जो हो रहा है धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट विल बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द बैक प्रेशर विल बी रीचिंग आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम. जब ये पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएगा उस टाइम पे मेरा मैक्सिमम वोल्टेज बिल्डअप होगा. बट इनिशियली जो है मेरा करंट विल बी मैक्सिमम बट वोल्टेज इज जीरो. तो ठीक है, तो वी कैन से कि माई करंट इज लीडिंग हेयर, माई करंट इज रीचिंग द मैक्सिमम वैल्यू अर्लियर देन माई पोटेंशियल. ठीक है. सो एज वी हैव ऑलरेडी सीन, इनिशियली जब स्टार्ट हुआ मैक्सिमम वाटर फ्लो है यहाँ पे, द टैंक का जो पोटेंशियल है दैट इज जीरो. वाटर लेवल आपका धीरे धीरे जैसे इंक्रीज करना शुरू हुआ, आपका पोटेंशियल बढ़ना शुरू किया एंड देन एट द एंड जब आपका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया तब करंट विल बी जीरो. तो हेयर वी कैन सी आपका जो इफ़ यू सी हेयर कि आपका जब ये वी मैक्स है करंट जीरो है, जब करंट आई मैक्स है तब आपका वी जीरो है. तो आपका करंट आई मैक्स से स्टार्ट हो रहा है, वी जीरो मीन्स करंट पहले मैक्सिमाइज कर गया, ठीक है, और फिर वोल्टेज बाद में मैक्सिमाइज कर रहा है. तो हेयर ऑल्सो यू कैन एनालाइज कि इन दोनों के बीच में भी मेरा π/2 डिफरेंस है एंड दैट π/2 डिफरेंस इज कि आपका करंट इज लीडिंग योर वोल्टेज, राइट. सो दिस इज व्हाट द इंट्यूशन. नाउ इसका वी आर गोइंग टू सी इट्स एनालिसिस. तो हेयर वी नो एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज Q इक्वल टू CE. ठीक है. नाउ हेयर ई को आप लिख सकते हो E0 sin ओमेगा टी. ठीक है. एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम इंस्टेंटेनियस वैल्यू डाल दी. नाउ इसको डिफरेंशिएट कर दो. तो dQ/dt इज योर आई. इसको डिफरेंशिएट किया आपका E0 ओमेगा cos ओमेगा टी. ठीक है. नाउ इसको ओमेगा और सॉरी E0 हो गया और ओमेगा C को आप ऐसे लिख दो 1/ωc और यहाँ पे sin ओमेगा टी को वी कैन ईजिली राइट इट डाउन π/2 प्लस ओमेगा टी. ठीक है. इसको हम लिख सकते हैं ना sin π/2 प्लस ओमेगा टी. ठीक है. π/2 ओमेगा टी इसको लिख सकते हैं दैट इज नथिंग बट इक्वल टू योर cos ओमेगा टी. ठीक है. बिकॉज हमारा सेकेंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव होता है तो यू कैन ईजिली, और यहाँ पे हमारा इसका जो कोफैक्टर आ जाता है एंड बट माई साइन विल बी पॉजिटिव. ठीक है. तो मेरा cos ओमेगा टी वी कैन ईजिली राइट. आप इसको इंटरचेंज कर दो तो यहाँ पे आपका आ जाए. सो यहाँ पे π/2 प्लस ओमेगा टी को इंटरचेंज कर दिया तो हमारा आ जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2. ठीक है. तो दिस इज हेयर इफ यू सी नाउ योर करंट इज लैगिंग हेयर. ठीक है. π/2 लैगिंग हेयर. ठीक है. इट इज़ बिकॉज आपका E जो था दैट इज E0 साइन ओमेगा टी. ठीक है. E0 आपका देता है E0 sin ओमेगा टी. नाउ द इफ यू सी सॉरी करंट इज लीडिंग हेयर π/2. सो करंट इज लीडिंग हेयर. ठीक है. माइनस होता तो लैगिंग होता दैट वी हैव सीन इन द इंडक्टर. सो करंट इज लीडिंग हेयर. ठीक है. साइन ऑलरेडी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ये ऑलरेडी अहेड है π/2. ठीक है. सो हेयर वी विल सी करंट इज लीडिंग. ठीक है. अब करंट इफ़ यू हैव टू ऑब्जर्व इट. ठीक है. इसका अगर हमें को फेजर डायग्राम बनाना है तो फेजर डायग्राम विल बी करंट इज लीडिंग. सो दिस इज योर E0. दिस इज योर E0 फेजर जो आपका दिस इज योर वोल्टेज फेजर. ठीक है. ऑल्टरनेटिंग सोर्स का जो फेजर है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है एंड नाउ इट इज़ बिन रोटेटिंग लाइक दिस. ठीक है. ये रोटेट कर रहा है तो एट एवरी हर पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपकी है E0. ये इसका जो वर्टिकल की कंपोनेंट है दैट इज गोइंग टू गिव यू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू एंड नाउ हेयर द करंट इज लीडिंग हेयर. ठीक है. आपका ये देखोगे करंट इज लीडिंग हेयर, राइट. सो दिस इज माई करंट विच इज़ लीडिंग π/2, राइट. और इसको इफ़ यू सी द इसका वेव देखोगे तो साइन वेव इज फॉर द EMF इज दिस. ठीक है. एंड द करंट इज π/2 ऑलरेडी लीडिंग. ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ऑलरेडी करंट. तो यहाँ से द वैल्यू विल बी ऑलरेडी मैक्सिमम. ठीक है. मैक्सिमम से जैसे हमने देखा था ना यहाँ से मैक्सिमम से फ्लो स्टार्ट किया तो करंट इज ऑलरेडी मैक्सिमम, द वोल्टेज इज जीरो. जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम हो गया, जब आपका प्रेशर यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, ठीक है, इस साइड के बाद प्रेशर मैक्सिमम हो गया तो आपका करंट विल बी जीरो. सो हेयर वी कैन ईजिली सी योर करंट इज लीडिंग π/2 फ्रॉम द वोल्टेज, राइट. और जो वोल्टेज जो ये हमारा जो करंट लीड कर रहा है दैट इज़ T/4 एंड और द एंगल में देखें दैट इज़ π/2 इट इज़ लीडिंग, राइट. कैपेसिटिव रिएक्टेंस को देखते हैं. कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज नथिंग बट 1/ωc. ठीक है. 1/ωc इज योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो यहाँ पे अगर हम देखें अगर का C बहुत लार्ज है तो C का लार्ज का मतलब हो गया कि आपका चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरेज कर रहा है. हमारा कैपेसिटेंस क्या होता है कि आपका चार्ज स्टोर कर रहा है ये, बट आपका वोल्टेज उतना इंक्रीज़ नहीं हो रहा. Q इज इक्वल टू C इज इक्वल टू Q/V होता है ना. ठीक है. सो QC इज इक्वल टू आपका जो है चार्ज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर, कैपेसिटी C ज़्यादा का मतलब हो गया आपका चार्ज ज़्यादा स्टोर कर रहा है बट वोल्टेज नहीं बढ़ रहा. वोल्टेज नहीं बढ़ेगा तो आपका ये बैक करंट बैक प्रेशर नहीं बन पाएगा तो आपका करंट मतलब अपोज नहीं कर पाएगा उसको. तो यहाँ पे करंट को कम अपोज करेगा अगर आपका C ज़्यादा है. ठीक है. तो हेयर हमने इंट्यूशन के साथ भी देख लिया. अगर आपके C की वैल्यू ज़्यादा है दैट मीन्स अगर ये मेरा वेसल है, इफ़ इट्स लाइक दिस वेसल, ठीक है, बहुत चौड़ा वेसल है, ठीक है, और मेरे को हाइट इतनी ही पहुँचनी है. ठीक है. तो दैट मीन्स एक तो पतला वेसल अगर मैं ये ले लूँ और एक चौड़ा वेसल ले लूँ और सेम हाइट पे मेरा सेम
प्रेशर बनेगा, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो इसमें मेरा बैक प्रेशर यहाँ पे बनने में बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज यहाँ पे पानी को पूरा भरने पे पूरे यहाँ तक भरने में टाइम लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ अरे छोटी कैपेसिटी का है तो ये तो मेरा जल्दी भर जाएगा यहाँ पे पूरे, और बैक प्रेशर एकदम बन जाएगा। तो दैट मीन्स कैपेसिटी अगर मेरी ज़्यादा है तो उसको अपोज धीरे धीरे करेगा, ठीक है। सो लार्ज सी मीन्स मोर चार्ज विल मूव फॉर अ स्मॉल वैल्यू ऑफ योर डेल्टा वी, ठीक है। तो आपका चार्ज ज़्यादा मूव करेगा, डेल्टा वी चेंज इन वोल्टेज विल बी वेरी लेस, ठीक है। तो आपका बैक प्रेशर यहाँ पे और बन नहीं पाएगा, ठीक है। सेम है अगर आपका ओमेगा बहुत लार्ज है, इफ़ योर ओमेगा इज़ लार्ज, तो दैट मीन्स आपका धीरे धीरे आपका करंट, जैसे ओमेगा लार्ज का मतलब हो गया कि चार्जिंग डिस्चार्जिंग, तो इसका मतलब हो गया कि इतने फास्ट कर रहा है तो अपनी पीक वैल्यू पे ही नहीं पहुंच पा रहा, वोल्टेज अपनी पीक वैल्यू पे ही नहीं पहुंच पा रहा, इतना यहाँ पे फास्ट हो रहा है और फिर बाहर निकल रहा है, फिर अंदर जा रहा है, फिर बाहर आ रहा है पानी, तो अपनी वो पीक वैल्यू पे ही नहीं पहुंच पा रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर। सो इफ वी चेंजेस फास्टर मीन्स मोर करंट फ्लो हेयर यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास देर इज़ अ लिटिल टाइम फॉर द कैपेसिटर टू गेट फुली चार्ज एंड डेवलप इन अपोजिंग वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटर के पास टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो पूरा चार्ज हो जाए और उसको पूरा का पूरा बैक ईएमएफ और द बैक प्रेशर जो कि हमने यहाँ पे देखा था, या फिर इसको अपोजिंग वोल्टेज प्रोवाइड कर सकें, राइट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो अगर मेरा ओमेगा बहुत हाई है तो मेरा एक्सी इज़ वेरी लो, ठीक है, एक्सी इज़ वेरी लो, दैट मीन्स करंट इज़ हाई, तो इट पासेस हाई फ्रिक्वेंसी करंट, ठीक है। हाई फ्रिक्वेंसी करंट है क्या, तो इट पासेस हाई फ्रिक्वेंसी करंट एंड सो वी कॉल इट अ हाई पास फिल्टर, ठीक है। हमने वहाँ पे देखा था हेयर इट इज़ अ लो पास फिल्टर, ठीक है, इट पासेस अ लो फ्रिक्वेंसी एंड नाउ हेयर इट इज़ पासिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी, सो वी कॉल इट अ हाई पास फिल्टर। तो ये फिल्टर, सो योर inductor and the capacitive devices are used in the filter for the filter purposes also, ठीक है। तो for the high pass filter we use capacitive reactance, right। अब देखते हैं इम्पिडेंस का मतलब हो गया कि आपका सर्किट के अंदर अगर एक ही कंपोनेंट है तो अगर रजिस्टर है तो वो रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अगर इंडक्टर है तो रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस हो जाता है, कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है। अगर वो मेरे तीनों ही हैं, जो कि हम देखेंगे दिस आरएलसी सर्किट दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व, अगर मेरे तीनों के तीनों हैं तो हाउ व्हाट इज़ द टोटल अपोजिशन, ठीक है। सो जो मेरा करंट को मेरा कितना अपोजिशन मिल रहा है फ्रॉम ऑल थ्री कंपोनेंट्स, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द इम्पिडेंस, ठीक है। सो इम्पिडेंस जब भी हम एनालाइज करेंगे, सो वी जस्ट बैक ऑफ द माइंड कि ये तीनों फ्रिक्शन, इनर्शिया एंड इलास्टिसिटी, एंड बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया की वजह से ना देयर ऑलवेज ए टाइम लैग। फ्रिक्शन तो जैसे ही आपका मूव करेगा, सो सपोज ये है आपका, ठीक है, ब्लॉक ऐसे है, तो जैसे ही आपने फोर्स इसको पुश किया तो फ्रिक्शन तो एकदम आ जाएगा, बट इलास्टिसिटी और इनर्शिया दैट देयर इज़ अ टाइम लैग बिटवीन देम, ठीक है। तो इन तीनों के वजह से इन तीनों के जो इंटरमिक्सिंग की वजह से वट एवर इज़ द अपोजिशन टू माई फ्लो, टू द मोशन को या फिर करंट को जो अपोज करेगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द इम्पिडेंस, ठीक है। सो फ्रिक्शन क्या था मेरा, दैट इज़ रेजिस्टेंस, इनर्शिया क्या था मेरा, दैट इज़ इंडक्टेंस एल, एंड इलास्टिसिटी इज नथिंग बट योर कैपेसिटेंस, ठीक है। सो योर ई, हमने देखा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ योर वोल्टेज सोर्स इज दिस, ई नॉट साइन ओमेगा टी, एंड द करंट फ्लोइंग इन दिस इज दिस। सो अगर आपको इम्पिडेंस निकालना है, इम्पिडेंस यू कैन गेट इट फ्रॉम ई नॉट बाई आई नॉट, और यू कैन गेट इट ई वी बाई आई वी, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ठीक है। सो दैट इज व्हाट यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर इम्पिडेंस, ठीक है। दिस इज व्हाट योर इम्पिडेंस, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस इज नथिंग बट योर ससेप्टेंस, कि कितना अलाउ कर रहा है मेरा सर्किट करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। सो दिस वी हैव ऑलरेडी एनालाइज्ड। हेयर वी विल सी द रिलेशनशिप, एक ग्राफ देख लेते हैं, देयर वी सी द रिलेशनशिप आपका जो विद द ओमेगा, ठीक है, जो आपके रिएक्टेंसेस है उसका ओमेगा के साथ रिलेशनशिप। तो रजिस्टर तो कांस्टेंट रहता है, रजिस्टर तो चेंज नहीं करेगा, ओमेगा पे वेरी नहीं करता। आपका जो इंडक्टर है दैट इज ओमेगा एल होता है, एक्सएल, तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और हेयर इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, इट इज़ लाइक दिस, ठीक है। सो दिस इज योर इम्पिडेंस, राइट। सो इंडक्टर आपका अपोजेस हाई फ्रिक्वेंसी एंड द कैपेसिटर इज अपोजेस लो फ्रिक्वेंसी। इफ यू सी, तो इंडक्टर जैसे जैसे हाई फ्रिक्वेंसी हो रही है आपका एक्सएल इज इंक्रीजिंग, इम्पिडेंस इज इंक्रीजिंग, तो इट इज़ अपोजिंग हाई फ्रिक्वेंसी। और यहाँ पे देखो कैपेसिटर इज अपोजिंग लो फ्रिक्वेंसी, जहाँ पे लो फ्रिक्वेंसी है तो कैपेसिटर अपोजेस लो फ्रिक्वेंसी, राइट। नाउ अब देखते हैं हम लोग आरएलसी सर्किट, विल सी द आरएलसी सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट इज इन आवर कोर्स ऑफ स्टडी, तो हम लोग यही पढ़ेंगे। सो आरएलसी स्टडी में हम लोग रजिस्टर को फ्रिक्शन, सी को स्प्रिंग या इलास्टिक कंपोनेंट कोई भी, और एल को इनर्शियल कंपोनेंट, हम एक हैवी फ्लाई व्हील लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से, ठीक है, इन तीनों की वजह से, और इन तीनों को
तीनों में सेम ऑसिलेटिंग करंट फ्लो करेगा, ठीक है. एंड देन वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज़ द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस देम, ठीक है. व्हाट इज़ द वोल्टेज डेवलप अक्रॉस देम, राइट. सो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ फ्लाई व्हील नहीं है, बट जस्ट ट्राई टू थिंक कि फ्लाई व्हील जिस तरीके से फिजिकली बिहेव करेगा, बिकॉज आप रजिस्टर के अंदर जाके तो विजुलाइज नहीं कर सकते ना, या कैपेसिटर के अंदर जाके विजुलाइज नहीं कर सकते, बट यू कैन ईजिली विजुलाइज दिस थिंग कि अगर बड़ा सा फ्लाई व्हील है, उसमें इनर्शिया है, तो बहुत धीरे आप पूरा का पूरा पुश करोगे, बट मोशन डिले होगा उसमें, ठीक है. अपनी मैक्सिमम वैल्यू धीरे पहुंचेगा. सेम वे आप इसमें स्प्रिंग को एनालाइज कर सकते हो कि आपने इनिशियली तो पुश किया, एकदम से फास्ट मूव करेगा, बट धीरे धीरे स्लो होता रहेगा बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती रहेगी, इलास्टिसिटी है इसमें. फ्रिक्शन जैसे आपने पुश किया तो एनर्जी सारी मेरी खाता रहेगा, निकालता रहेगा, एनर्जी कंज्यूम करता रहेगा, ठीक है. सो दिस यू कैन ईजिली एनालाइज. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि whenever RLC circuits are there, just keep this thing in your back of your mind, ठीक है. So they are been pushing with the same oscillating current. Now we will do the analysis. Analysis का मतलब है we are going to find out the impedance, we are going to find out the phase difference, and so these things we are going to find out, ठीक है. So suppose this is your RLC circuit, आपने सोर्स है आपका, this is your resistor, this is your inductance, and this is your capacitance. Then we'll find out the voltage drop across them, ठीक है. We'll find out the voltage drop across them. Current is flowing, ठीक है. Current is flowing across, I naught is the current flowing, I naught sin omega t. So here we will see कि so हम लोग जो एज्यूम कर रहे हैं कि जैसे मैंने कनेक्ट किया, फिर करंट फ्लो करेगा. करंट फ्लो तीनों को जो फाइनल स्टडी स्टेट पहुंचने में टाइम लगेगा, ठीक है. स्टडी स्टेट पहुंचने में टाइम लगेगा बिकॉज ये अपोज करेगा, ठीक है. इसके अंदर भी व्हेन एवर देयर इज अ फ्लो, पहले इजी फ्लो करेगा, फिर अपोज करेगा, ठीक है. सो बिकॉज राइट नाउ ट्रांजिशन फेस वाला नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर कंसिडरिंग द स्टडी स्टेट, ठीक है. स्टडी स्टेट में वी आर फाइंडिंग आउट what is the voltage drop across it, what is the voltage drop across it, and what is the voltage drop across it, and what is the phase difference between the current and the voltage, ठीक है. So that is what we are going to analyze here. तो आपका ये हो गया आपका E naught sin omega t, and the current we are having I naught sin omega t, and there is a phase difference between the current here, ठीक है. That phase difference we are going to find out what is this phase difference, right. The phase difference is going to come because you are having the अगर आपका इंडक्टर होता तो आपका phase difference यहाँ पे it is I is lagging तो -π/2 हो जाता, बट यहाँ पे कैपेसिटर भी है तो कैपेसिटर भी अपना पुश लगाएगा कुछ ना कुछ, तो ठीक है. तो देयर विल बी सम अदर वैल्यू ऑफ योर फाई आएगा, कोई π/2 नहीं आएगा, तो दैट वैल्यू वी हैव टू फाइंड आउट, ठीक है. बिकॉज यहाँ पे दे बोथ आर गोइंग टू स्ट्रगल विद ईच अदर, ठीक है. तो उसके रिजल्ट से जो हमारा फाई आएगा दैट वी हैव टू फाइंड आउट. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, वो स्ट्रगलिंग में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद जो एक स्टडी स्टेट पहुंचेगी उस टाइम पीरियड पे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट आवर फाई. सो वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कितनी हो गई, सो दैट इज हमारा जो करंट का और जो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगी, दोनों का फेजर सेम होगा, ठीक है. देयर इज नो फेज डिफरेंस. तो दिस इज योर आई करंट इज फ्लोइंग एंड दिस इज योर आर, ठीक है. तो वी आर वोल्टेज अक्रॉस योर रजिस्टर एंड बोथ विल बी हैविंग द सेम फेज, ठीक है. सो यहाँ पे आपका हो जाएगा वी आर विल बी वी आर नॉट, जो पीक वैल्यू वी आर नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है. तो यहाँ पे सेम फेज होगा इन दोनों का, कोई चेंज नहीं होगा. और जो मेरी पीक वैल्यू होगी दैट इज आई नॉट इंटू आर, राइट. दिस इज वी आर नॉट की वैल्यू हो जाएगी आई नॉट इंटू आर. सेम वे वी एल को मैं लिख सकता हूँ वी एल नॉट साइन, इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट तो मेरा आई फ्लो कर रहा है, ठीक है. तो इसके अक्रॉस जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज दिस वन वी एल. तो वी एल आई कैन राइट इट डाउन, दैट इज बिकॉज हेयर जो मेरा वोल्टेज होगा इन अक्रॉस द इंडक्टर दैट इज लीडिंग, ठीक है. यहाँ पे लीडिंग आएगा तो आई कैन राइट इट डाउन π/2, ठीक है. दैट इज वी एल नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस π/2, हेयर इट विल बी लीडिंग, ठीक है. तो यहाँ पे मेरा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस π/2 इट इज नथिंग बट कॉस, तो आई कैन राइट इट डाउन कॉस ओमेगा टी, ठीक है. सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा, और साइन का मेरा π/2 के साथ मैंने किया तो आई विल बी हैविंग द कोफैक्टर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव आ जाएगा यहाँ पे मेरा, ठीक है. यहाँ पे वी एल नॉट कम्स आउट टू बी योर आई नॉट इंटू एक्सएल, राइट. सेम वे अब मैं वीसी को करता हूँ, वीसी में क्या होता है मेरा नाउ वोल्टेज विल बी लैगिंग, तो यहाँ पे मेरा -π/2 आ जाएगा, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, सो इसको मैंने माइनस बाहर ले लिया तो π/2 माइनस दिस विल बी कॉस, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है. सो हेयर दिस इज योर total voltage drop across them, and the total voltage is this E sin omega t, and और ये total voltage will be dropping, इसमें से part voltage is going there, part is going here, and part is going here. तो जो summation we can write it down E naught sin omega t this plus this, ठीक है. यहाँ पे we have taken cos omega t common and this plus this, so this is my E naught sin omega t जो मेरी टोटल थी. नाउ इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, वी जस्ट ऐड π/2, ठीक है. सबके साथ π/2 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे π/2 ऐड कर देते हैं, ठीक है. वी विल मेक ओमेगा टी को ओमेगा टी प्लस π/2 कर देते हैं. इसको ये कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2, इट इज़ नथिंग बट सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन हो गया यहाँ पे, सॉरी ये आपका
सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन है सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये भी कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पे मेरा माइनस हो गया, ठीक है। अदरवाइज ये मेरी वैल्यू सारी सेम हो जाएगी। अब मैं इसको स्क्वायर और ऐड करूँ, ठीक है, इसको स्क्वायर और ऐड किया तो इसका स्क्वायर ऐड किया तो ये 1 हो जाएगा, तो मेरा आ जाएगा ई स्क्वायर। इन दोनों को किया तो ये मेरा आ जाएगा वी आर स्क्वायर, इनको किया तो मेरा आ जाएगा वी एल ओ माइनस वी सी ओ स्क्वायर, ठीक है। नाउ इसको वी जस्ट पुट द वैल्यू, वी आर ओ को हमने देखा था आई नॉट आर, वी एल ओ को आई नॉट एक्सएल एंड वी सी को आई नॉट एक्स सी, जस्ट पुट द वैल्यूज हेयर, ठीक है। और यहाँ पे आई नॉट आ गया, इसको नीचे ले जाओ एंड दिस वैल्यू इज नथिंग बट जो हमने देखा था इम्पिडेंस, ठीक है, दैट इज द इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस हमारे यहाँ से क्या आया, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ योर इम्पिडेंस, ठीक है, दैट इज द वैल्यू ऑफ इम्पिडेंस दैट यू हैव गॉट इट, राइट। सो z comes out to be equal to r square plus xl minus xc square, that is the impedance of this circuit, right. Now we are going to find out the phi, we'll find out the phi for the circuit। phi के लिए हम लोग will see the next page, यहाँ पे हम phasor analysis से we are going to find out the phi for this, ठीक है। so initially this is your E naught जो आपकी ये थी सप्लाई की पीक, ठीक है। so this we will also get it from the VLO, so this E naught we can also get it like this, ठीक है, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। सो अब हम देखते हैं पहले। सो दिस इज माई E naught, ठीक है, एंड दिस इज बिन रोटेटिंग, ये मेरा रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो इसकी जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू विल बी दिस वन, दैट इज वी कैन से E naught साइन ओमेगा टी, ठीक है, एट सर्टेन टाइम। अब जो I naught है दैट इज हैविंग द फाई डिफरेंस, E naught के साथ हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा था, दैट इज अ फाई डिफरेंस, ठीक है। तो दिस विल बी फाई अहेड, ठीक है, आई नॉट इज अहेड, आई नॉट अगर मेरा आगे है देन वी कैन से इट विल बी अ कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। अगर मेरा आई नॉट इज लीडिंग, अगर मेरा आई नॉट यहाँ पे होता सो इट विल बी अ रिएक्टिव सर्किट, ठीक है। ओवरऑल अगर मेरा करंट मेरा लीड कर रहा है मेरा ओवरऑल फाई से, तो आई कैन से इट विल बी अ कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है, बिकॉज हमारा जो कैपेसिटिव में ही हमने देखा था ना, यहाँ पे इन द कैपेसिटिव ओनली वी हैव सीन आई नॉट इज लीडिंग, और हमने इधर देखा था और वी नॉट इज लीडिंग, हमारा यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है। तो यहाँ पे अगर मेरा इफ़ यहाँ पे इफ़ हेयर वी आर हैविंग आई नॉट लीडिंग, सो दिस इज कमिंग फाई हेयर, अगर मेरा यहाँ पे ई नॉट लीड कर रहा होता, अगर मेरा इंडक्टिव सर्किट, अगर इंडक्टिव का मेरा इंडक्टिव का लोड ज़्यादा होता है, या मैं कहूँ कि इंडक्टिव का सर्किट के अंदर जो सर्किट के अंदर जो वर्चस्व है या फिर सर्किट के अंदर जो पोजीशन है वो हैवी होती, तो वी कैन से कि यहाँ पे आई नॉट विल बी हेयर, आई नॉट मेरा लैग कर रहा होता है ई नॉट से, ठीक है। अभी लीडिंग है तो इट्स कैपेसिटिव सर्किट, तो कैपेसिटिव के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी दैट विल बी मोर वोल्टेज, ठीक है, दैट विल बी मोर वोल्टेज। तो इफ यू सी, तो दिस इज योर VCO, ठीक है, वो मैंने क्यों डाली, बिकॉज योर दिस इज योर आई नॉट, हमने ई नॉट हो गया, आई नॉट हो गया। अब जो मेरा जो कैपेसिटिव के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट विल बी π/2 लैगिंग आई नॉट, तो दिस इज वाई आई पुट हेयर VC नॉट, ठीक है। ये हमने जो पीक वैल्यू निकाली थी VC नॉट, और ये π/2 लैग में डाल दिया मैंने, दिस इज माई VC नॉट। सेम वे इससे π/2 लीड में मेरा VLO आ जाएगा, जो मेरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ है क्रॉस द इंडक्टर, ठीक है। नाउ ये और इन दोनों का जो मेरा रिजल्टेंट आएगा दैट इज दिस रिजल्टेंट, दैट इज VCO माइनस VLO, एंड दिस इज योर VRO, ठीक है, बिकॉज आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा दैट इज नथिंग बट I इंटू आर, और जो I है आपका दैट इज I, और हेयर देयर विल नॉट बी एनी फेज डिफरेंस, रजिस्टर के अंदर हमारा फेज डिफरेंस नहीं होता, तो आई नॉट के अक्रॉस ही आपका VR नॉट होगा, तो दिस माई VR नॉट, और ये आपका आ गया VCO माइनस दिस। अगर मैं देखूँ हेयर दिस इज योर E नॉट ओनली, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिस थिंग, हमने एनालिटिकली देखा था, दैट इज E स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VLO माइनस VCO, ठीक है। तो बट यहाँ पे हेयर इंडक्टिव सर्किट हमने शो किया हुआ है, बट हेयर फेजर डायग्राम में वी हैव शोन कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है। तो हेयर VCO माइनस VLO होल स्क्वायर एंड VRO का होल स्क्वायर, इन दोनों का अगर मैं देखूँ रिजल्टेंट कम्स आउट टू बी E नॉट, ठीक है। नाउ यू कैन पुट दिस वैल्यूज हेयर ऑल्सो, अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दूँ तो इट इज़ नथिंग बट I नॉट R नॉट, और इसकी वैल्यू अगर मैं डाल दूँ दैट इज XC माइनस XL, ठीक है, XC माइनस XL, आई कैन पुट दिस वैल्यू हेयर XC माइनस XL, और अगर मैं इसका 10 फाई निकालूँ दैट इज नथिंग बट XC माइनस XL, 10 फाई है ना, 10 फाई निकालो XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, सो दैट इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हेयर। सो 10 फाई इज नथिंग बट दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, ये वैल्यू डिवाइड बाय दिस वैल्यू, बिकॉज ये आपका फाई है ना यहाँ पे, सो दिस प्लस दिस, दैट इज योर 10 फाई, ये आपका 10 फाई आ गया। एंड 10 फाई को अगर मैं इसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दूँ तो आई गेट XL माइनस XC
XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R, ठीक है। अगर यहाँ पे मेरा फेज डिफरेंस इफ़ XL इज इक्वल टू XC, अगर मेरा फेज डिफरेंस इफ़ 0 है दोनों के बीच में, इफ दिस फाई इज 0 दैट मीन्स ये पूरे के पूरे मेरे कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है। फाई का 0 का मतलब आ गया कि आपका ई नॉट के अक्रॉस ही आपका आई नॉट है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे मेरे कैंसिल हो रहे हैं, दिस बोथ आर कैंसिलिंग विद ईच अदर। जो इन दोनों के इफेक्ट्स हैं अपोजिव, इन दोनों के इफेक्ट्स हैं अपोजिव इफेक्ट्स हैं, ठीक है। ये इस साइड इफेक्ट है, इस साइड, दोनों के अपोजिट इफेक्ट्स हैं। अगर ये दोनों कैंसिल हो गए तो आई गेटिंग द फाई विल बी 0 हेयर, ठीक है। और अगर आपका फाई जो है आपका नेगेटिव है, फाई नेगेटिव का मतलब हो गया आपका योर एक्सेल इज ग्रेटर, ठीक है, बिकॉज फाई इज नेगेटिव हेयर, तो दैट मीन्स एक्सेल इज ग्रेटर। एक्सेल का ग्रेटर का मतलब हो गया आपका जो इंडक्टिव जो सर्किट है दैट इज एन इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। और अगर आपका फाई पॉजिटिव है इधर तो योर कैपेसिटिव सर्किट्स, ठीक है। सो दैट इज योर टाइम 10 फाई। सो यू कैन राइट डाउन दिस वैल्यू, ये जो हमने की थी, दिस वैल्यू यू कैन राइट इट डाउन इन द योर RMS वैल्यू ऑल्सो। ई नॉट की जगह यू कैन ईजिली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ योर, बिकॉज हमारा क्या होता है, RMS इज नथिंग बट योर ई नॉट बाई √2 होता है ना। अगर ई नॉट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ √2 RMS, तो √2 से √2 दोनों साइड कैंसिल हो जाएंगे, दोनों इधर की साइड और इधर की साइड, यू विल गेट द वैल्यू। यू कैन पुट दीज वैल्यूज एज द RMS वैल्यूज ऑल्सो, एंड हेयर ऑल्सो इन द 10 फाई अगर आपको दे रखा है RMS वैल्यूज में, तो फ्रॉम द RMS वैल्यू ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू, ठीक है। एंड RMS वैल्यू जो हो गई हमारी, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर विल बी IRMS इंटू R, सेम वे IV means IRMS into XC XL, और सेम वे IRMS into your XC, ठीक है। राइट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये जो हमारा जितना भी डिस्कशन है दिस इज एन स्टडी स्टेट कंडीशन, जब मेरा एक स्टेबल सिचुएशन आ गई, बट उससे बीच में हमारा ट्रांजिएंट फेस होता है, जब आपका कंटिन्यूसली V और I के बीच में फाई भी कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, आपका फाई एक कांस्टेंट नहीं हुआ, ठीक है। दैट उसके बीच की जो स्टेज होती है ट्रांजिएंट स्टेज होती है, दैट इज़ नॉट इन आवर कोर्स ऑफ स्टडी, दैट यू विल स्टडी इन योर यूनिवर्सिटी फिजिक्स, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, दैट स्टेज इज़ अ डेंजरस स्टेज. There may be a sudden damages and the surges into it. So if you are connecting any delicate instrument, ठीक है, RLC सर्किट को किसी delicate instrument के साथ अगर आपने कनेक्ट किया, then you will connect it with the surge protector के साथ कनेक्ट किया जाता है उसको, ठीक है, right? We'll see one question onto it. Just 1 second, I'll have the water, then we'll start. So this is a series RLC सर्किट दे रखा है आपको, R दे रखा है, L दे रखा है, C दे रखा है, सोर्स वोल्टेज दे रखी है आपको, E नॉट वैल्यू, पीक वैल्यू, ओमेगा दे रखा है, ठीक है। तो E नॉट साइन ओमेगा टी से आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ जाएगी। आपको XL निकालना है, XL इज़ नथिंग बट ओमेगा दे रखा है आपको, सो XL के लिए ओमेगा दे रखा है आपको, एंड L इज गिवन, तो ओमेगा L हो गया, सो दिस इज़ योर XL। XC निकालना है, XC भी में भी आपको 1/ωc हो गया, ओमेगा दे रखा है, दिस इज़ योर C, यू सॉल्व इट, आपके पास XC भी आ गया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इम्पिडेंस निकालना है, इम्पिडेंस इज नथिंग बट योर R² XL माइनस XC स्क्वायर, तो दिस वैल्यू ऑल्सो यू हैव कैलकुलेटेड, XL हो गया, XC हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे, सो योर XL इज ग्रेटर देन योर XC, सो दिस सर्किट इज योर इंडक्टिव सर्किट, तो यहाँ पे आपका जो होगा वोल्टेज विल बी लीडिंग, ठीक है, आपका वोल्टेज यहाँ पे लीड करेगा, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे इसमें भी देख रहे हैं वोल्टेज, अभी हम देखेंगे, बट एनीवेज फ्रॉम हेयर ऑल्सो यू कैन एनालाइज कि आपका क्या लीड करेगा। अब एंगल निकालते हैं हम फाई, ठीक है, हाउ मच इज द वोल्टेज लीडिंग हेयर, तो एंगल 10 फाई वी नो XC माइनस XL डिवाइडेड बाय R, XC आपके पास ये है 200 माइनस दिस डिवाइड बाय R, तो वैल्यू आ गई है, तो ये हमने ऑलरेडी निकाला था व्हेन वी हैव कंसीडर हमारा इंडक्टिव, व्हेन वी हैव कंसीडर दिस इज माय कैपेसिटिव सर्किट, बट अब हमारा नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो दैट्स वाई वी आर हैविंग द इंडक्टिव सर्किट। I नॉट आपका कितना हो जाएगा, दैट इज E नॉट बाई Z, Z आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, तो ये आपका I नॉट आ गया, I नॉट की पीक वैल्यू आ गई 0.1, ये आपका फाई आ गया, इनिशियल फेज डिफरेंस बिटवीन E एंड I। नाउ यू विल हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज एम्पलीट्यूड अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट, ठीक है। E आ गया आपका, दैट इज 50 साइन ओमेगा टी, I आ गया आपका -π/3 बिकॉज आपका E इज लीडिंग, ठीक है, आपका E इज लीडिंग एंड दिस इज -0.93, इट इज लैगिंग। अब वी आर नॉट, इट इज़ नथिंग बट योर I नॉट इंटू R, I नॉट आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, दैट इज़ E नॉट बाई Z करके, हेयर इट्स I नॉट, आपको VR निकालना है, तो VR मीन्स जो आपका ये फेज़ होगा, ठीक है, दिस इज फेज़ होगा सिम, तो I नॉट दिस इज वैल्यू दिस 30 साइन एंड दिस फेज़, ठीक है। अब आपको VL निकालना है, दैट मीन्स यू हैव टू, आपके VL में क्या होता है, VL में इज़ योर
सो इन द वी एल आपका दिस विल बी लीडिंग दिस, ठीक है, करंट से लीड करेगा, तो हेयर यू हैव टू पुट पाई बाई 2, ठीक है, और आपका यहाँ पे आई नॉट एक्सएल की वैल्यू डालनी है, ठीक है, वी एल ओ की वैल्यू. सो वी एल विल बी वी एल ओ साइन ओमेगा टी प्लस दिस, ये जो का फेज आएगा प्लस पाई बाई 2 और ऐड करना पड़ेगा बिकॉज योर वोल्टेज विल बी लीडिंग हेयर, और आपका कैपेसिटिव में माइनस पाई बाई 2 करना पड़ेगा बस, ठीक है. सो दैट्स व्हाट देयर इन द क्वेश्चन. तो अगर आप देखो यहाँ पे, अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊँ, so this is my current and this is my voltage. So from here we have seen my voltage will be leading here, it is my inductive circuit, ठीक है. this is my phi and this is my omega t. now I naught जो है इसी के क्रॉस ही आपका वी आर नॉट होगा, ठीक है, वी आर जो होगा सेम फेज में होगा, और इससे जो होगा आपका पाई बाई 2 लीडिंग वी एल होगा और पाई बाई 2 लैगिंग वी सी होगा, ठीक है, जो कैपेसिटिव के क्रॉस होगा. जो नेट आएगा आपको देखोगे, नेट आपका ये आएगा वी एल ओ माइनस वी सी, और इसका जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज़ योर ई नॉट, राइट. हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पावर इन द सीरीज आरएलसी सर्किट. सो वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी, बिकॉज वी नो हमारा जितने भी पावर सोर्स आती है हमारे घर में, एवरीवेयर, वट एवर द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस विच यू आर यूजिंग, इट इज़ रनिंग ऑन द ए सी ओनली. सो ए सी प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द यूसेज ऑफ एनर्जी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस तरीके से, हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट एनर्जी, ठीक है. तो पावर इज़ नथिंग बट हाउ यू आर कंज्यूमिंग द एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है. सो दैट इज़ वॉट योर पावर. सो पावर इज़ नथिंग बट रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट, ठीक है. बिकॉज आपके घर में जितने भी अप्लायंसेस हैं दैट इज़ जस्ट द लोड. लोड क्या होगा आपका, रेजिस्टिव होगा, उसके अंदर या तो इंडक्टिव होगा या कैपेसिटेंस, सो दैट इज काइंड ऑफ अ लोड, ठीक है. तो हाउ मच पावर दैट इज सकिंग आउट ऑफ द सिस्टम, ठीक है, हाउ मच पावर इट इज सकिंग आउट ऑफ द सोर्स, दैट इज व्हाट वी आर finding out. Power means how much energy that, so suppose if you connect a microwave oven with the socket, so that means the socket is giving you the source, ठीक है. when you connect it with the socket microwave को जब आपने कनेक्ट किया, that means microwave is having the resistance, inductance, capacitance होगा, तो that is sucking the power out of it. उसके अंदर से पावर निकालना है, द एनर्जी, इट इज टेकिंग द एनर्जी पर सेकंड निकालना है उसमें से, एंड दैट एनर्जी पर सेकंड इज नथिंग बट द पावर, ठीक है. दैट एनर्जी पर सेकंड इज नथिंग बट द पावर. बट यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने देखा था जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कंज्यूम्ड होती है, दैट इज़ थ्रू योर रजिस्टर ओनली, बिकॉज आपका जो एल और सी होता है ये आपस में एक दूसरे के साथ एनर्जी का स्लॉशिंग करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते रहते हैं, बट देयर विल नॉट बी एनी एनर्जी लॉस बिटवीन देम. तो एल के पास अगर एनर्जी है तो वो सी को दे देगा, सी के पास जो एनर्जी आ जाएगी एल को दे देगा, एल के पास जो एनर्जी आएगी सी को दे देगा, तो ऑसिलेट करती रहती है एनर्जी दोनों के बीच में. तो दीज आर नॉट द, एल और सी आर नॉट द पावर कंज्यूमर्स. पावर जो कंज्यूमर होता है इट इज़ ओनली द रेजिस्टेंस, ठीक है. रेजिस्टेंस इज द पावर कंज्यूमर ओनली, राइट. सो रेजिस्टेंस इज द पावर कंज्यूमर, बट so that's why to study the power here and why we are having the different nomenclature for the power, like real power, apparent power and the reactive power. So that's why the reason came up here, because जो actual power होती है जो consume हो रही है that is because of your resistor, but आपकी जो total power जा रही होगी सिस्टम में, so suppose this is your total power and रजिस्टर आपकी कुछ कंज्यूम करेगा, और जो कुछ पावर होगी, सपोज दिस इज रजिस्टर जो पावर कंज्यूम कर रहा है P1, और ये सपोज टोटल P पावर जा रही है, और P1 आपका रजिस्टर कंज्यूम कर रहा है, और ये P2 हो रही है, और जो P2 हो रही है ये L और C के बीच में, दोनों आपस में ये पावर का, ये जो एनर्जी का ये आपस में खेल कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, और यहाँ पे जो एनर्जी जा रही है दैट इज़ द ओनली एनर्जी दैट यू आर कंज्यूमिंग, ठीक है. दिस मच इज द एनर्जी, बट सोर्स से आपके पास ये टोटल एनर्जी आ रही होगी. अब इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या होगा, अगर मेरे को इस विल सी इट इन द रेजोनेंस नेक्स्ट, उसमें देखते हैं, अभी विल नॉट रश इट थ्रू. बट इसके अंदर ये देखो, अगर आप सोर्स से इट इज़ टेकिंग द टोटल पावर, और ये टोटल पावर आपकी जो रजिस्टर के कंजम्पशन के लिए जा रही है, और जो मेरे एल और सी के यूसेज के लिए जा रही है. बट ऐसा नहीं है कि एल और सी को मेरे को देनी नहीं होगी, तो फिर हम सोचे कि हम एल और सी को पावर क्यों दे रहे हैं, देने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी की सारी इसमें देते हैं, ये सर्किट ही ना हो हमारे इसमें. बट हमारे को यहाँ पे सर्किट की ज़रूरत पड़ती है. वाई वी नीड इट, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द EMI, AC के अंदर हम लोग जो वी आर वर्किंग ऑन द EMI के अंदर यू नीड अ मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए यू नीड टू गिव द करंट, दैट्स वाई यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू इट, ठीक है. दैट्स वाई यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी टू इट, ठीक है. करंट नहीं देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो यू कैन नॉट हैव एनी अप्लायंसेस टू बी रन ओवर, ठीक है. सो दैट्स वाई यू हैव टू गिव द करंट हेयर ऑल्सो, ठीक है. नाउ अब हम पावर निकालते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द एवरेज पावर, ठीक है. एवरेज पावर निकालते हैं, सो विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर एवरेज पावर कितनी आती है. सो आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ योर
वोल्टेज इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, सेम वे आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है. सो देयर इज अ फेज डिफरेंस इन द RLC सर्किट. अगर मेरे को पावर निकालनी है, सो दैट इज माई इंस्टेंटेनियस पावर. सो दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर एट सर्टेन पॉइंट ऑफ द टाइम. बट नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द एवरेज पावर, ठीक है. एवरेज पावर निकालता हूँ. पावर एवरेज निकालने का मतलब पावर एवरेज इंटू किस टाइम पीरियड के लिए, T2 माइनस T1. अब ये मेरी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, जैसे हमने करंट में देखा था, करंट में एवरेज करंट निकाला था, उसी तरीके से कंटिन्यूसली चेंज कर रही है. तो मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे dt टाइम लेके इसका इंटीग्रेट कर दूंगा T1 से T, ठीक है. दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू. P आपने यहाँ पे लिख दिया ई नॉट साइन, इसको आपने ओपन कर दिया, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है. इसको ओपन कर दिया. नाउ यू विल बी हैविंग दिस इंटीग्रल, या आज का ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव, इसको ओपन अप करने के बाद, ठीक है, इसको ओपन अप कर दिया हमने, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, ठीक है. तो देन दिस इज व्हाट वी विल गेट इट. नाउ इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ साइन स्क्वायर का फ्रॉम जीरो टू टी, ठीक है, टी इज़ नथिंग बट योर 2 पाई. इसको मैं साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी करके बाई 2, वी हैव ऑलरेडी डन इट इन द फर्स्ट पार्ट, ये ऑलरेडी हमने देखा था. तो अगर मैं साइन स्क्वायर, जब हमने आई स्क्वायर आर का किया था ना, आई स्क्वायर जब RMS वैल्यू निकाली थी, देयर वी हैव सीन. तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूँ तो आई गेट द वैल्यू T बाई 2, ठीक है. विल गेट द वैल्यू हेयर साइन स्क्वायर का अगर मैं 0 से T तक इंटीग्रेट करूँ, आई गेट द वैल्यू T बाई 2. अगर मैं साइन 2 ओमेगा टी का करूँ 0 से T तक, आई गेट द वैल्यू 0. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे, सो दिस सिंपल, आप यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी करके इसको इंटीग्रेट करो, और 0 टू टी को, या तो आप टी को यू कैन राइट इट डाउन 2 पाई. सो सेम वे हेयर ऑल्सो यू कैन इंटीग्रेट इट सिंपली. इसका तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ठीक है. हेयर यू हैव टू कन्वर्ट इट टू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है. तो यू विल सी इट, यहाँ पे इसकी वैल्यू इट इज़ 0, तो ये 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू कम्स आउट टू बी T बाई 2, ठीक है. इसकी वैल्यू T बाई 2 आ गई, तो T यहाँ पे हो गया 2 में नीचे रह गया, तो E बाई रूट 2 आई नॉट बाई रूट 2 कर दिया, तो ये कितनी हो गई वैल्यू, विल बी RMS वैल्यू, ERMS IRMS, और ये मेरा आ गया cos फाइव, ठीक है, ये मेरा cos फाइव. तो नाउ जो एवरेज पावर कंज्यूम हो रही है आपके सर्किट पे, दिस इज व्हाट योर एवरेज पावर कंजम्पशन इज हैपनिंग इन योर सर्किट, ठीक है. दिस इज योर इंस्टेंटेनियस पावर, एंड द एवरेज पावर विच इज बिन कंज्यूमिंग इन द साइकिल, इट इज ERMS VRMS इंटू cos फाइव, ठीक है. तो ERMS और VRMS अगर मैं देखूँ, तो ये तो आपकी इंस्टेंटेनियस पावर थी, और मैं पावर को अगर मैं ERMS, वी कैन राइट इट डाउन इन टर्म्स ऑफ VRMS ERMS, ठीक है. सो दिस वैल्यू ERMS इंटू IRMS इज नथिंग बट योर एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, दिस इज योर एपरेंट पावर, ठीक है. जो टोटल पावर आपको सप्लाई हो रही है, टोटल पावर जो आपको सप्लाई हो रही है V इंटू आई, ठीक है, उसमें से जो मेरे को यूज़ हो रही है, जो मेरा R यूज़ कर रहा है, दैट इज़ माई cos फाइव, ठीक है. और जो मेरा sin फाइव वाला जो कंपोनेंट है, दैट इज़ माई एनर्जी विच इज़ बिन स्लॉशिंग बिटवीन L एंड C के बीच में, ठीक है. सो दिस इज माई रियल पावर cos फाइव इज माई रियल पावर विच इज एक्चुअली कन्वर्टेड, जो कि रेजिस्टेंस ही है जो पावर कंज्यूम करता है, दैट विल एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू हीट, मोशन और लाइट और वर्क, बिकॉज एनर्जी जो है आपको यू वांट टू यूज़ इट फॉर योर पर्पस ना, हीटिंग पर्पस, मोशन पर्पस के लिए, और वो कब यूज़ करोगे, जब वो आपको मिलेगी, एंड दैट इज़ फ्रॉम द रेजिस्टेंस यू आर गेटिंग इट, ठीक है. तो रियल पावर इज नथिंग बट द दिस इज एवरेज पावर P apparent, this is E naught into V naught, EV into IV is nothing but apparent power, ठीक है. that is virtual power, and to इसका cos phi, ठीक है, इसका cos phi component you will get that is your average power consumption, ठीक है. only resistive component consume the real power, ठीक है. सो इसको इस तरीके से देखो, इफ देयर इज अ बियर ग्लास, इसमें टोटल पावर इज योर एपरेंट पावर, इसमें जो रियल पावर है, दिस इज योर रियल पावर, एंड दिस फ्रॉथ इज नथिंग बट योर रिएक्टिव पावर विच इज बीन यूजिंग जस्ट फॉर क्रिएटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, और जस्ट फॉर द LNC आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं, बट दैट इज नॉट बीन कंज्यूम्ड इन द लोड, ठीक है. सो कंज्यूम पावर के लिए हमने देखा रेट एट विच द इलेक्ट्रिसिटी विल बी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी परमानेंटली कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म, ठीक है. दैट इज़ व्हाट द मीनिंग ऑफ कंजम्पशन. कंजम्पशन का मीनिंग क्या है, अगर कोई बोले कि मैं पावर कंज्यूम कर रहा हूँ, एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा हूँ, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपको आ रही है, हाउ मच यू आर कन्वर्टिंग इनटू अनदर फॉर्म. जैसे आपने गीज़र कनेक्ट कर दिया, तो यू आर कन्वर्टिंग दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट. आपने घर में इल्यूमिनेशन कर दी, लाइट जला दी, तो यू आर कन्वर्टिंग इनटू लाइट, और यू आर डूइंग एनी मैकेनिकल मोशन. अगर आप फैन चला रहे हो, तो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट यू आर कन्वर्टिंग इनटू योर एनी अदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी, ठीक है. तो वो सारी की सारी एनर्जी नहीं होती, इट्स अ पार्ट ऑफ एनर्जी, दैट इज अ cos फाइव कंपोनेंट ऑफ दैट, ठीक है. दैट इज अ रियल पावर दैट यू आर कंज्यूमिंग, एंड बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ओनली, बिकॉज रेजिस्टेंस के थ्रू ही पावर का कंजम्पशन होता है. तो कंज्यूमर आपका है केवल रजिस्टर, और जो स्टोरर्स हैं इसमें सर्किट में, दैट इज LNC विच जस्ट टेक द एनर्जी, रिटर्न द एनर्जी, टेक द एनर्जी, रिटर्न द एनर्जी. तो रिएक्टिव पावर को जो हो गई, जो मेरी इन दोनों में यूज़ होती है, जो इन दोनों में होती है, दैट इज VRMS इंटू IRMS इंटू sin फाइव, ठीक है. सो दिस एनर्जी स्टोर्ड एंड रिटर्न बैक आफ्टर एवरी साइकिल, देर इज नो नेट कंजम्पशन इनटू इट. सो L जो है
मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है फिर रिटर्न कर देता है, और जो सी है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है एंड दिस गिव इट बैक। तो यहाँ पे जो आपकी हमने देखा जो हमारी एवरेज पावर आ रही है दैट इज ई वी नॉट आई वी नॉट कॉस फाई, ठीक है, दैट इज योर एवरेज पावर फॉर द प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का मतलब आपका हो गया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सएल और एक्सी, जो वाला जो पोर्शन था एक्सएल माइनस एक्सी होता है ना, सो एक्सी, सो ये दोनों जीरो है, सॉरी एक्सएल और एक्सी, प्योरली रेजिस्टिव का मतलब हो गया एक्सएल और एक्सी जीरो, ठीक है, ये दोनों जीरो हो गया अगर आपके एक्सएल एक्सी, दैट मीन्स आपका कॉस फाई क्या होता है, डेट इज इक्वल टू योर आर डिवाइडेड बाई जेड, ठीक है। तो एक्सएल और एक्सी अगर मेरा जीरो हो गए तो जेड कम्स आउट टू बी इक्वल टू आर, आर से आर कैंसिल, तो कॉस फाई इज योर वन, ठीक है, ये वन हो गया। और अगर आप यहाँ पे ई वी की वैल्यू को आई वी बाई आर कर दो, ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी ई वी को आई वी इंटू आर लिख दो, सो यू कैन ईजिली गेट प्योरली इंडक्टिव सर्किट में जो आपकी पावर कंजम्पशन आएगी दैट इज आई वी स्क्वायर इंटू आर। प्योरली रेजिस्टिव में, प्योरली इंडक्टिव में क्या होगा आपका जो फाई होगा दैट इज पाई माइनस पाई बाई टू, योर करंट इज लैगिंग हेयर, ठीक है। अगर यहाँ पे फाई की वैल्यू दैट मीन्स हेयर फाई इज योर पाई बाई टू, अगर मैं फाई की वैल्यू पाई बाई टू कर दूँ तो दैट विल कम्स आउट टू बी जीरो। सेम आपका प्योरली कंडक्टिव सर्किट में हो जाएगा, पाई की वैल्यू फाई जो है आपका that is nothing but pi by 2, if you put the value pi by 2 here तो this power average comes out to be zero। तो पावर जो आपकी प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में आपकी जो पावर है दैट इज पावर एवरेज विल बी जीरो, एंड प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में ओनली पावर विल बी आई वी स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, बिकॉज इसमें क्या होती है पावर ये लेता है और वापस कर देता है, सेम कोई कंजम्पशन नहीं होता पावर में, सेम वे हेयर इट विल टेक द पावर एंड गिव इट बैक, ठीक है। सो एपरेंट पावर जो होगी आपकी दैट इज पी apparent is nothing but that is ERMS into IRMS, ठीक है, दैट इज यू कैन से टोटल एफर्ट जो है मेरी, टोटल एफर्ट मीन्स ये टोटल एफर्ट, ठीक है, रियल है दिस इज माई रियल दैट इज यूजफुल आउटकम, ठीक है, यूजफुल आउटकम, और रिएक्टिव इज द इंटरनल स्ट्रगल, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड को बनाने में मेरी जो इंटरनल स्ट्रगल है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तो देन यू विल नॉट बी हैविंग द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी नहीं हो पाएगा ना, जो EMI यूज़ होता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी होता है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्जन, तो कन्वर्जन के लिए आपको यू नीड टू हैव द चेंज इन फ्लक्स, ठीक है, जो लेंस लॉ होगा उसको अपोज करेगा, देन ओनली यू हैव द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, सो दैट कैन ओनली हैपन whenever there is a magnetic field develop, ठीक है। सो दैट्स वाई जो रिएक्टिव पावर होती है दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रगल, ठीक है, जो कि लेंस लॉ के थ्रू यू कैन ईजिली विजुलाइज। अब देखते हैं एक और चीज़, वॉटलेस करंट। सो इन प्योर एल और सी इन प्योर कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव सर्किट के अंदर करंट जो होगा दैट इज़ नॉट डिसिपेटिव, पावर कोई डिसिपेट नहीं होती उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता जो वॉटलेस करंट होता है मेरा दैट इज़ इफ़ दिस इज़ योर VRMS, तो इसका जो cos फाई होगा कंपोनेंट, सो दैट कंपोनेंट इज गिविंग यू द रियल पावर, एंड दिस sin फाई वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज़ योर वॉटलेस पावर, वॉटलेस करंट, ठीक है। बट वॉटलेस करंट के थ्रू दैट इज़ नो, जो करंट जो फ्लो हो रहा है इन द सर्किट दैट दिस IV sin फाई इट इज़ नॉट बीन कंज्यूम्ड, और इसके थ्रू पावर मेरा द पावर इज़ नॉट डिसिपेटिंग आउट, ठीक है। तो वॉटलेस करंट का मतलब ये नहीं है कि इट इज़ नॉट यूजलेस, जैसे कि मैंने बताया इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इन द मोटर और ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए मोटर और ट्रांसफार्मर में, सो दिस वॉटलेस करंट इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ दिस इज आवर लास्ट टॉपिक, चोक कॉइल। सो चोक कॉइल का कॉन्सेप्ट इसलिए आया है कि फॉर इंस्टेंस आपको किसी सर्किट में करंट रिड्यूस करना है तो उसके क्या क्या तरीके होते हैं। एक तो करंट रिड्यूस करने के आप उसमें रजिस्टर लगा दो, ठीक है, अगर आपको इस सर्किट में करंट रिड्यूस करना है तो एक तो आपने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, ठीक है, तो करंट रिड्यूस हो गया। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने का प्रॉब्लम ये होती है कि पावर विल बी डिसिपेटेड, पावर क्या होती है आपकी आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, तो पावर विल बी कंज्यूम्ड एयर, पावर विल बी डिसिपेटेड। तो बट हमने अभी एक एडवांटेज पढ़ी है, अगर हमारा रजिस्टिव कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट है तो उसमें पावर तो कंज्यूम होगी नहीं, तो यहाँ पे जितनी यहाँ पे जो पावर जा रही है आपकी कुछ ना कुछ रिलीज आउट हो रही है, तो दैट्स वाई मेरा जो रजिस्टर है दैट इज़ नॉट गुड टू रिड्यूस द करंट, ठीक है, करंट तो रिड्यूस कर रहा है बट पावर भी मेरी कम करता जा रहा है। बट अगर मैं यहाँ पे इंडक्टर लगा दूँ, अगर इंस्टेड ऑफ दैट इफ आई पुट सम इंडक्टर हेयर इन द सर्किट, तो इंडक्टर क्या करेगा, इंडक्टर चेंज इन करंट को तो अपोज करेगा, जैसे मेरा एकदम से करंट बढ़ के आएगा तो उसको अपोज करेगा, करंट को तो रिड्यूस करेगा, बट इंडक्टिव सर्किट क्या होता है मेरा पावर तो कंज्यूम करता नहीं, तो मेरी पावर विल नॉट बी लॉस्ट। तो दैट इज़ व्हाट द चोक कॉइल इज बीन यूज, कि आपका करंट कम कर दे बट आपका पावर ना कंज्यूम करे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ चोक कॉइल। चोक कॉइल इज नथिंग बट इंडक्टिव होता है, जो हाई इंडक्टेंस होता है जिसका, और लो कैपेसिटेंस, ताकि यहाँ पे मेरी एक्सेल की वैल्यू इज क्वाइट हाई, ठीक है, एक्सेल आपका काफ़ी हाई है, ठीक है।
so that will provide a high resistance to the current. ठीक है, so the purpose of choke coil is reduce the current given in the circuit with minimizing the waste of energy. DC में आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो तो ओनली वहाँ तो रेजिस्टेंस ही लगेगा, तो वेस्टेज होती है आपकी आई स्क्वायर आर. AC में यू कैन यूज़ द इंडक्टर, बैक EMF जनरेट होगी टू कंट्रोल द EMF. ठीक है, बिकॉज लेंस लॉ. ठीक है, बैक EMF जनरेट होगी, फैराडेज लॉ इज द लेंस लॉ. बैक EMF की वजह से यू कैन कंट्रोल द करंट. ठीक है, बट यहाँ पे वेस्टेज नहीं होगा आपका बिकॉज देर इज़ नो आर नॉट, नो डिसिपेशन. ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे जो हम लो आर लेते हैं ताकि यहाँ पे डिसिपेशन ना हो, और हाई एल लेते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम फिसी हेयर कॉस फाई की वैल्यू आपकी होगी π/2 इन द इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में π/2 हो जाएगा. π/2 हो जाएगा तो आपकी पावर एवरेज कम्स आउट टू बी 0. तो यहाँ पे आपकी पावर कंजम्पशन कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, सो choke coil is the inductor designed to limit the AC without wasting much of the energy. ठीक है, because resistance की वजह से energy waste होती है, right? So that's all for today. So आज we have done the analysis, AC सर्किट एनालिसिस देख लिया हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के थ्रू भी, और सीरीज़ में तीनों कंपोनेंट लगा के भी वी हैव डन सम एनालिसिस. एंड देन वी हैव सीन द पावर. ठीक है, वी हैव सीन द रियल पावर, रिएक्टिव पावर क्या होती है, रियल पावर क्या होती है, और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा. एंड देन वी हैव सीन द चोक कॉइल. ठीक है, सो अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर अप इंपॉर्टेंट टॉपिक रेजोनेंस. ठीक है, एक रेजोनेंस देखेंगे. रेजोनेंस आएगा बिकॉज आपका एल और सी में देर इज़ अ ऑसिलेशन हैपनिंग, और देर इज़ इन दोनों के बीच में जो ऑसिलेशन हो रहा है दैट इज़ आउट ऑफ फेस. ठीक है, तो उसके बीच में वी ट्राई टू फाइंड आउट अ वे वेयर वी कैन हैव द रेजोनेंस. ठीक है, तो वी विल सी दैट रेजोनेंस पढ़ेंगे, रेजोनेंस देखेंगे क्या पर्पस होता है, वी विल ट्राई टू रिलेट इट विद सम एग्जाम्पल. ठीक है, एंड देन रेजोनेंस से ही एक और हमारा कंपोनेंट आता है क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस. ठीक है, तो क्यू फैक्टर देखेंगे क्या पर्पस है, क्या उसका रेडियो ट्यूनिंग में किस तरीके से हेल्प करता है. दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी. और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हमारे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रह गया, दैट इज़ अ ट्रांसफार्मर देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी द वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर है क्या, और एक वी आर गोइंग टू गेट अ ब्रीफ study into our AC generator. ठीक है, so these are the topic that we are going to cover up in the next lecture. ठीक है फिर, all right, thank you.